हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स कुछ ही दिनों में है और कार्बन रिलेटेड टर्म्स कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, इसीलिए हमने जितनी भी कार्बन रिलेटेड टर्म्स थी उनको एक जगह पे कंपाइल कर दिया है ताकि प्रीलिम्स से पहले आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। हमारा CSAT का मॉक टेस्ट कल लाइव हो जाएगा। आप इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए इतना जानने के लिए कि आप CSAT में कितना स्कोर कर रहे हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 80 to 100 और 100+, then also you can stop focusing on CSAT and channelize all your energies on the GS। लेकिन अगर आप वो 60 से 80 की रेंज में स्कोर कर रहे हैं या कम स्कोर कर रहे हैं, देन आपको CSAT पे भी फोकस करना है ताकि CSAT की वजह से आपका प्रीलिम्स ना रुके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देन हमारा रैपिड रिविजन कोर्स का जो प्राइस है वो हमने स्लैश कर दिया है to 2500। इसमें आपको 7 सब्जेक्ट्स, उनका रिविजन वीडियोस, PDFs, वैल्यू एडिशन मटेरियल एंड 100 questions of each subject along with 3 FLTs all at 2500। So if you want to revise, you can watch these videos at 1.5x, 2x and maybe pace your revision। Okay, so now let's start with the carbon related terms। अब इसमें ना हम शुरुआत करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से। अब देखिए एटमॉस्फेयर में ना हम हमेशा पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का जो लेवल है वो है 78%, ऑक्सीजन का है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रॉक्सीमेटली 0.04% है। पहले ये 0.03% था, अब ये 0.04% हो गया है। Now this is in percentage wise, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है उसको मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड उसके हिसाब से पहली बार हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है दैट हैज़ क्रॉस्ड 420 ppm। प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स में ये 280 ppm था और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है एट एन ऑब्जर्वेटरी इन हवाई विच इज़ नोन एज मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी। और वो इसको ना कर्व की फॉर्म में प्लॉट कर रहे हैं और इस कर्व को कहा जाता है कीलिंग कर्व। सो कीलिंग कर्व कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कैसे बढ़ रहा है वो मेजर कर रहा है मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी इन हवाई USA। एंड देन इट इज प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। नाउ दिस कर्व कम्स आउट इन दिस शेप एंड दिस इज नोन एज कीलिंग कर्व। सो कीलिंग कर्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। देन कार्बन के टाइप्स। अब कुछ कार्बन है जो कैप्चर किया जाता है और कुछ कार्बन है जो रिलीज होता है। ठीक है, अब व्हेन आई से कार्बन कैप्चर एंड कार्बन रिलीज आई मीन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बहुत पढ़ते हैं ब्लू कार्बन क्या है? वो कार्बन जो ओशन के प्लांट्स या ओशन के सेडिमेंट्स में स्टोर हो गया परमानेंटली। ओशन में जो प्लांट्स हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया एटमॉस्फेयर से वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज देयर इन देयर बॉडीज एंड इट इज देयर। वो कार्बन हमारा ब्लू कार्बन है। अब सिमिलरली टेरेस्ट्रियल एरियाज में भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर रहे होंगे, वो हमारा ग्रीन कार्बन है। तो ब्लू और ग्रीन में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन आता है टील। अब टील भी ना ब्लू का ही एक शेड है, अगर आपने देखा हो टील कलर, इट इज अ शेड ऑफ ब्लू ओनली, सो समवट रिलेटेड टू वाटर। सो नाउ दिस इज कार्बन विच इज स्टोर्ड इन द फ्रेश वाटर और वेटलैंड एनवायरमेंट्स। फ्रेश वाटर में भी तो प्लैंक्टन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, मैक्रोफाइट्स होंगे और वेटलैंड्स में भी होंगे। तो वहां पर जो स्टोर हो रहा है वो हमारा टील कार्बन है। सो ब्लू एंड टील आर समवट सिमिलर इन कलर और दोनों ही पानी से रिलेटेड है। उसके बाद पर्पल। नाउ पर्पल इज डिफरेंट। पर्पल इज अ वे कि जब हम इंडस्ट्रियल इमिशंस को कैप्चर करते हैं वो पर्पल है। सो पर्पल इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल इमिशंस, राइट। अब ये हमारे पास 4 हो गए।
अब उसके बाद रिलीज्ड, अब आपने पढ़ा हुआ है ब्लैक, ब्लैक इज रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ब्लैक कार्बन, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच में रहता है, एक एरोसोल भी है ये, ठीक है। और हमने ये भी किया हुआ है कि ये जो कार्बन है स्नो के ऊपर एक परत बना देता है, जिसकी वजह से स्नो का एल्बिडो रिड्यूस हो जाता है और उसकी मेल्टिंग तेज हो जाती है, राइट। तो ब्लैक हमने किया हुआ है फॉसिल फ्यूल्स, ब्राउन हमने किया हुआ है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, रिफ्रेक्टिव प्रॉपर्टीज, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी वजह से इनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। ब्लैक फॉसिल फ्यूल्स पे फोकस करता है और ब्राउन बायोमास ऑर्गेनिक मैटर उस पे फोकस करता है। फिर आता है ग्रे, ग्रे इज इंडस्ट्रियल इमिशंस, सो ग्रे कार्बन है जो इंडस्ट्रियल इमिशन से रिलीज हो रहा है और पर्पल है जो उससे हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रे और पर्पल आप इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है। देन रेड, अब रेड बिल्कुल ही डिफरेंट है। रेड क्या है, बेसिकली अगर आपके पास स्नो एंड आइस पे कुछ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स है जो कि एल्बिडो रिड्यूस कर रहे हैं, उनसे जो कार्बन रिलीज होता है दैट इज रेड। सो दैट रेड इज रिलीज्ड, ठीक है, रेड इज रिलीज्ड, खतरे का कलर है तो रिलीज ही होगा, है ना। और रिलीज कौन कर रहा है, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन द स्नो एंड आइस। तो ये आपको चारों रादर 8 कार्बन याद रखने हैं। देन कार्बन सिंक, देखो कार्बन सिंक और कार्बन सोर्स दो अलग चीजें हैं। सिंक होता है जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा अब्सॉर्ब करे, जैसे प्लांट्स। प्लांट्स क्यों कार्बन सिंक है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करते हैं, जितना कि वो रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन से रिलीज करेंगे। सो प्लांट्स आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ कार्बन सिंक बिकॉज दे अब्सॉर्ब मोर कार्बन देन दे रिलीज। और ये जब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं ना, या जो सिंक अब्सॉर्ब करता है, इनको नेगेटिव इमिशंस भी कहा जाता है। इमिशंस क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है वो हमारी इमिशंस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो वो हमारी नेगेटिव इमिशंस हो गई। इससे उल्टा है ना, तो नेगेटिव इमिशंस हो गई। तो सिंक नेगेटिव इमिशंस के साथ रिलेटेड होता है। सोर्स क्या होता है, जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, सिंपल। सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, सिंक अब्सॉर्ब कर रहा है। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है एक पर्टिकुलर जगह पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड था एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, कि एक पर्टिकुलर एरिया के सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड था। सो द एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बन हेल्ड विद इन अ पूल एट अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर इंस्टेंस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज द बिगेस्ट कार्बन स्टॉक अकॉर्डिंग टू ISFR 2021, ठीक है। सो ये चीजें नहीं भूलनी है। उसके बाद कार्बन फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, मूवमेंट, है ना। तो कार्बन स्टॉक्स में जो मूवमेंट हो रहा है कार्बन का, उसको हम कार्बन फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे लैंड में आपके पास या सॉइल से वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है थ्रू डीकॉम्पोजिशन, थ्रू डीकम्पोजर्स, फिर एटमॉस्फेयर से वो प्लांट्स में आ रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से वो वाटर बॉडी में भी जा रहा है थ्रू एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज सरफेस पे भी होता है ना, तो वो सब कुछ, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट कार्बन फ्लक्स क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द डिफरेंट कार्बन स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब हमने कार्बन सिंक किया था ना, उसी का एक मैनिफेस्टेशन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन सिंक तो एक जगह है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो जाएगा। इस प्रोसेस को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। एक प्रोसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकाल कर कहीं पर स्टोर कर दे, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये रिमूवल हो कहां पे रहा है, कार्बन सिंक में। ये कार्बन डाइऑक्साइड जा कहां पे रहा है, कार्बन सिंक में। अब आपके पास नेचुरल सिंक्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, और आर्टिफिशियल सिंक्स होते हैं, जैसे कि अगर हम जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में
कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर दें। इन्हांस्ड वेदरिंग एक प्रोसेस है, राइट। देन कार्बन न्यूट्रलिटी। नाउ कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है? अगर आपने जितने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस किए उतने ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लें। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज नेट जीरो। अब जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या है कि आप जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कर रहे हो। जैसे अगर आप इमेजिन करो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो सोलर से, तो उसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं होता कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट बर्निंग कोल, उसमें तो बहुत होता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्चुअली ग्रॉस जीरो, है ना, अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी की इक्विपमेंट बनाने में जरूर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो कभी भी ना कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को बहुत रिड्यूस कर सकते हो और उसके बाद जितना फिर भी प्रोड्यूस हुआ उसको एटमॉस्फेयर से रिमूव कर लिया, देन वी गेट नेट जीरो। तो एक उम्मीद है कि जो टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वो कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। सो द एम इज नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और कार्बन न्यूट्रलिटी। और इंडिया कब नेट जीरो अचीव करेगा? 2070 में। उससे कुछ साल पहले चाइना 2060 में, यूएसए और यूके 2050 में। इनफैक्ट जो हमारा पेरिस अग्रीमेंट है उसका टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है बाय 2100। और इसका ये तो थोड़ा एम्बिशियस टारगेट है पेरिस अग्रीमेंट का, वैसे ओरिजिनल 2 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमें ऐसा करना है ना तो हमें 2050 तक पूरी दुनिया को कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है, लेकिन वैसा तो नहीं हो सकता। और जैसा मैंने आपको बताया, पहले आप पीक करोगे, है ना, इंडिया पीक करेगा 2040 से 2045 के बीच में। पीक कर लिया आपने, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे कम आना शुरू करोगे, ठीक है। दिस इज योर पीक, दिस इज लेट्स से इंडिया पीक्स इन 2045, ठीक है, ये ईयर है। आपने पीक किया, अब आप धीरे धीरे कम करना शुरू करोगे, है ना, धीरे धीरे कम करना शुरू करोगे और यहाँ पर आप कहीं नेट जीरो अचीव कर लोगे। जैसे अगर आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पर आप कहीं नेट जीरो अचीव कर लोगे। बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा, नेट जीरो होगा, क्योंकि ये जो कम वाला है ना, इतना आप एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हो। सो ये है नेट जीरो का मतलब या कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब। देन कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया या कितनी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करी, दैट इज योर कार्बन फुटप्रिंट। एक इंडिविजुअल का हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, एक कंट्री का हो सकता है, पूरे प्लैनेट का हो सकता है, ठीक है। अब जैसे हमारा इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट कितना था 2021 में? 2.88 गीगा टन्स, राइट। और इसके हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, राइट। सो दैट इज देयर। बट इंडिया में ना पॉपुलेशन बहुत है, तो पर कैपिटा हम बहुत पीछे हैं। पर कैपिटा हम 1.84 टन्स पे हैं, मतलब हमारा हर एक इंडिविजुअल इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट द ईयर, और ये 6 टन्स एवरेज है, उससे बहुत पीछे है। और सबसे ज़्यादा यूएसए करता है 16 टन्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कौन करता है? चाइना, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय इंडिया। लेकिन उसके बावजूद हमारा पर कैपिटा बहुत कम है। सो दिस इज योर कार्बन फुटप्रिंट। देन कार्बन ऑफसेट क्या होता है? आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस या रिमूव किया। अगर आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन ऑफसेट। नाउ दिस इज आइदर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और रिड्यूस्ड। रिमूव्ड होता है आप रिमूव कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, है ना, फोटोसिंथेसिस करवा रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, वो हो गया रिमूव करना। रिड्यूस करना हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी लगा दिया आपने। तो जो आपको 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था, आप थर्मल की बजाय रिन्यूएबल से प्रोड्यूस कर रहे हो, तो थर्मल ने जो 1 यूनिट की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करनी थी, अब रिन्यूएबल तो वो नहीं करेगा, तो वो आपने रिड्यूस कर लिया और एफॉरेस्टेशन करके आपने रिमूव कर लिया। तो दोनों ही कार्बन ऑफसेट होते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर मेजर्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। उसके बाद कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव क्या होता है? अगर आप लेस एमिट करो देन जीरो, उसका क्या मतलब है?
आप जीरो से कम इमिट तो नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि जितनी भी आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहे थे उससे ज़्यादा आपने अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। सो दैट इज योर कार्बन नेगेटिव and this is also climate positive because it is positive for the climate. Then there is another term carbon positive. अब जो carbon positive है ना, अब इसके दो मतलब होते हैं, एक increased carbon dioxide emissions या फिर दूसरा decreased carbon dioxide emissions. तो ये ना एक मार्केटिंग टर्म है, दोनों ही केसेस में ये आपको ये टर्म ना नेट पे मिल जाएगी। तो बहुत जगह पे ये लिखा हुआ है कि इसको अवॉइड ही किया जाता है। देन कार्बन क्रेडिट क्या होता है? एनी ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट, मतलब अगर आपके पास एक कार्बन क्रेडिट है मतलब आपके पास परमिशन है टू इमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। सो 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड or carbon dioxide equivalent if it is another greenhouse gas. अब कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जाता है कार्बन मार्केट्स में और इसको कहा जाता है कार्बन ट्रेडिंग या इमिशंस ट्रेडिंग। और इसमें हम फॉलो करते हैं कैप एंड ट्रेड और अलाउंस ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि एक गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी आपको एलोकेट करती है कि आप इतनी ही एमिशंस कर सकते हो। लेट्स से आप एक ए ऑर्गेनाइजेशन हो और आपको बोला गया है कि आप 100 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो एक साल में। वेरी आर्बिट एग्जाम्पल बट जस्ट टू एक्सप्लेन। अब आप 100 ही कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स से 120 के, सो दिस इज योर कैप, ठीक है, यू हैव बीन कैप्ड एट 100 टन्स बट इफ यू इमिट 120, तो जो 20 एक्स्ट्रा आपने इमिट किए ये आपको बाय करने पड़ेंगे ऑन कार्बन मार्केट एंड यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। और अगर आपने सिर्फ 80 इमिट किए, अब आपके पास 20 एक्स्ट्रा है तो इन्हें आप बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो अगेन ऑन द कार्बन मार्केट। तो ये इंसेंटिवाइज करता है कि आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज करो और कम प्रोड्यूस करो, एक्स्ट्रा होंगे उनको बेच देना। अब उसमें एनवायरनमेंट का तो फायदा है कि नेट एमिशंस कम हो रही हैं। सो दिस इज एमिशंस ट्रेडिंग और कार्बन ट्रेडिंग विच इज डन ऑन अ कार्बन मार्केट, राइट। देन कार्बन इंटेंसिटी, अब इसको ना ध्यान से सुनना। कार्बन इंटेंसिटी होता क्या है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ है पर यूनिट ऑफ जीडीपी, ठीक है, सिंपल है। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। फ्यूल मिक्स, लेट्स से अगर आपने कोल यूज किया, ठीक है, तो आपका कार्बन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा कंपेयर टू नेचुरल गैस, क्योंकि कोल ज्यादा इमिशंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन इंटेंसिटी क्या है? कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने इमिट की पर यूनिट ऑफ जीडीपी। ऑब्वियसली अगर आपने कोल यूज किया तो बढ़ जाएंगी कंपेयर टू नेचुरल गैस, है ना। फ्यूल पे डिपेंड करता है। और एनर्जी इंटेंसिटी कि एक यूनिट ऑफ जीडीपी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर आपका सिस्टम एनर्जी इंटेंसिव है, ठीक है, अगर आप एनर्जी एफिशिएंट नहीं हो तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रोड्यूस होंगी। तो कार्बन इंटेंसिटी ना फ्यूल मिक्स और एनर्जी इंटेंसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। इसके पैरेलल एक कॉन्सेप्ट है एमिशंस इंटेंसिटी का, ना दैट इज बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम सारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लेते हैं, एंड दैट इज बियॉन्ड एनर्जी, उसमें हम एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बाकी सारे सेक्टर्स को भी लेते हैं। और जब आप अपडेटेड एनडीसीज की बात करते हो या एनडीसीज की बात करते हो तो हम एमिशंस इंटेंसिटी को रिड्यूस करने की बात करते हैं पर यूनिट ऑफ जीडीपी रादर देन कार्बन इंटेंसिटी। सो don't get confused. Then social cost of carbon क्या है? Social cost of carbon है कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया तो कितनी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट किसकी? ऑफ द इम्पैक्ट्स। अब ये इम्पैक्ट क्या है? हेल्थ के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स है, उनको क्वांटिफाई किया जाता है वाया द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है। कैसे? अब एक पॉलिसी मेकर है, अब वो ये देखेगा अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को रिड्यूस करना है तो मेरे को टेक्नोलॉजी वैसे लगाने हैं, है ना, मुझे एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम करना है, आई नीड मनी। तो अब मैं वो पैसे लगाऊं कि ना लगाऊं, ठीक है। अगर तो वो पैसे कम है कंपेयर टू द कॉस्ट, जो हेल्थ की कॉस्ट होगी, इन्वायरमेंट की कॉस्ट होगी, अगर वो भी मुझे कॉस्ट भी देनी है और मुझे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने
पे पैसे लगाने हैं, ठीक है, दोनों चॉइसेस आपके पास है। अगर आप एक पॉलिसी मेकर हो तो आप देखोगे कि दोनों में कौन सी कॉस्ट कम है। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करने की कॉस्ट कम होगी, जितनी कॉस्ट आपको हेल्थ या एनवायरमेंट लॉस के लिए देनी पड़ रही है तो आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कम ही करने के लिए इन्वेस्ट करोगे, पैसे दोगे। सो दैट इज योर सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। देन कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या है? देखो, अब बिल्डिंग टाइप्स है, ठीक है। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो 40% एनर्जी कंज्यूम करता है दुनिया भर में और 1/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इस सेक्टर से जो इमिशंस हो रही हैं उनको ना हमें MRV करना है, मतलब हमें ना उनको मेजर करना है, रिपोर्ट करना है, वेरीफाई करना है इन अ कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल वे। तो ये मेट्रिक अभी तक नहीं था। देन केम कॉमन कार्बन मेट्रिक एंड दिस इज एंडोर्स्ड बाय UNEP और इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन पे भी आ चुका है। देन कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स क्या है? जो एमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो जो पैसे देगा दैट इज योर कार्बन टैक्स। और आप ऑब्वियसली अगर आप कार्बन टैक्स नहीं देना चाहते हो तो गवर्नमेंट ने बोला आप नया टेक्नोलॉजी यूज करो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो ताकि आपको कम टैक्स देना पड़े, या कोई ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी यूज कर लो जिसमें कार्बन बेस्ड फ्यूल्स ही ना हो, राइट। सो दैट इज द वे, सो योर टैक्स वुड बी रिड्यूस्ड। देन कार्बन लीकेज। कार्बन लीकेज क्या होता है? जैसे अगर आप एक कंपनी हो, सपोज यू आर इन ए कंपनी एंड यू आर ऑपरेटिंग इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक USA, और यहाँ पे ना बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को लेकर। USA कहता है आइदर अडॉप्ट बेटर टेक्नोलॉजीज और शट डाउन, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कर रहे हो। अब ए कहता है कि मैं ना तो पैसे खर्चूंगा ऑन बेटर टेक्नोलॉजी और ना ही मैं बंद होगा, आई विल शिफ्ट टू अ कंट्री which is having lax policies as far as greenhouse gas emissions are concerned। तो फिर A कहाँ शिफ्ट हो गया? B कंट्री में, फ्रॉम USA। एंड देयर अब उसमें वहाँ पर कोई भी नहीं है कि आपको ग्रीन हाउस गैस इमिशंस रिड्यूस करने का, आपको बेटर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी, कुछ भी नहीं है। तो जो भी इमिशंस कर रहा है ना वो कार्बन लीकेज है, क्योंकि आइडियली वो कम हो जानी चाहिए थी, वो बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। तो दैट इज योर कार्बन लीकेज, दैट इज द इंक्रीज इन द इमिशंस। उसको रोकने के लिए ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगा रही है EU, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 2026 ऑन एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम एंड सीमेंट, ठीक है। और ये किसके ऊपर लगेगा? अब उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसको कार्बन टैक्स नहीं किया गया एट सोर्स। अब EU में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, EU जिनको भी इंपोर्ट करेगा, इट हैज टू इंश्योर कि वो जहां से आ रहे हैं अगर तो वहां पे कार्बन टैक्स है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये लगेगा। तो एक तरीका है कार्बन लीकेजेस को रोकने का, और ये पार्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज। EU का प्लान है ये कि हमें 2030 तक 55% एमिशंस को रिड्यूस करना है, तभी हम 2050 तक नेट जीरो पर पहुंच पाएंगे। अब कार्बन बॉम्ब्स क्या है? कार्बन बॉम्ब्स है कि जो अपने लाइफ टाइम पे ना 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटलीस्ट प्रोड्यूस करेंगे। सो दीज आर फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स लाइक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। इसके लिए एक नेटवर्क है जो इनको डिफ्यूज या रोकने के लिए काम कर रहा है, दैट इज लीव इट इन द ग्राउंड और लिंगो इनिशिएटिव। अब इनको रोकना इसलिए जरूरी है, अगर हमने इनको नहीं रोका तो सिंगल हैंडेडली ये पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट अचीव नहीं होने देंगे। दुनिया भर में हम कुछ भी कर लें, अगर हमने इनको नहीं रोका तो हम पेरिस अग्रीमेंट का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। देन कार्बन बजट। कार्बन बजट क्या होता है कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर लिमिट करना है टू 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, कितना बजट बचा है आपके पास? कितनी और कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर सकते हो? तो असेसमेंट रिपोर्ट 6 जो IPCC ने रिसेंटली निकाली थी, उसके हिसाब से हम अगर 50% चांस लेकर चलते हैं कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करेंगे टेम्परेचर राइज को, तो हमारे पास 500 गीगाटन्स का बजट है। और अगर हम चांस बढ़ा देते हैं, 50 से 67% चांस है लिमिट करने का, तो हमारा बजट कम हो जाएगा,
400 गीगाटन्स पे रह जाता है। और अगर हम टेम्परेचर राइज बढ़ा दें 2 डिग्री कर दें तो फिर हमारे पास 50% में 1300 है और 67% में 1100 है। ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको पता होना चाहिए कार्बन बजट क्या होता है। उसके बाद ना कार्बन बजट 5 चीज़ों पे बेस्ड है। हिस्टोरिकल वार्मिंग कितनी हुई है अभी तक, उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट करेंगे कि अभी तक कितनी हुई है, आगे कितनी होगी। यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजिएंट क्लाइमेट रिस्पॉन्स टू क्यूमुलेटिव इमिशंस ऑफ CO2, कि अगर हम 1000 गीगाटन CO2 इमिट करते हैं तो 0.45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। तो इसी के हिसाब से अगर हम लिमिट कर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास 0.4 डिग्री सेल्सियस तक का ही स्कोप है ना। तो उसके लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, तो उस पर भी बेस्ड है। तो ट्रांजिएंट क्लाइमेट रिस्पॉन्स टू क्यूमुलेटिव इमिशंस। उसके बाद ज़ीरो एमिशंस कमिटमेंट, कि अगर आज भी आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को ज़ीरो कर दो ना तो भी वार्मिंग होती रहेगी, एकदम से रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑलरेडी उनका इफेक्ट है ऑन क्रायोस्फेयर, ऑन लैंड, ऑन ओशंस, तो वो होता रहेगा, उसको कम होने में टाइम लगेगा। सो दैट इज़ योर कमिटेड वार्मिंग, उसको भी ध्यान में रखा है, नॉन CO2 गैसेज को ध्यान में रखा है और क्लाइमेट फीडबैक्स को ध्यान में रखा है। Then this has been calculated, right? And next we have global carbon budget report, जो कौन निकालता है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, विच इज़ अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स। और इनके हिसाब से ना अभी हम फिर से 40 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं इन 2022। ठीक है, अब आप देखो कि ये सिमिलर है टू द कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड इन 2019, जबकि 2020 में हमने काफ़ी कंसिडरेबली कम कर दिया था। अब हम वापस उसी 2019 वाले लेवल पर पहुंच गए हैं, राइट। So that was regarding your carbon related terms. I hope it was a fruitful session. अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इस टाइम पे क्रैश कोर्स को प्रमोट करना इज़ नॉट राइट, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, बट मैं सिर्फ आपको इतना बोल रही हूँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस सब्जेक्ट का ले लो, ठीक है, PDFs देख लो, उसके पूरा मत देखो, PDFs देख लो, और अगर कोई स्पेसिफिक आपको चीज़ लगती है तो उसका वीडियो खोल के उसको 2x पे देख लो, है ना, ये सब कर सकते हो। देखो प्री में क्या होता है, प्री में ना आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी। मेंस में नहीं ऐसा होता, मेंस में आपको आंसर राइटिंग पे काम करना होता है, बट प्री में ना इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। देखो दैट इज़ हाउ आई हैव क्लियर्ड माई प्रीलिम्स, मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एकदम लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, एंड सम हाउ जो मैं लास्ट के डेज में पढ़ती हूँ उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता था। So that is what I'm trying to say कि don't get bogged down by the information, just try to see कि जितना भी मैं याद करूँगा, ठीक है, उसमें से रिटेन तो उतना ही होना है, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको ना कीवर्ड्स याद रह जाते हैं, उससे आपके आंसर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स को ना आप कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करो, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है, मैं बोलती हूँ नहीं है लिमिटेशन, हमारे दिमाग में लिमिटेशन है, हमारी सोच में लिमिटेशन है, हमारी दिमाग में लिमिटेशन नहीं है। तो डोंट लिमिट योर थॉट प्रोसेस, जस्ट कीप ऑन अब्जॉर्बिंग द कंटेंट, रिवाइजिंग द कंटेंट एंड सॉल्विंग द पेपर्स, दैट्स इट। यही करते रहो और CSAT को मत भूलना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड, होपफुली इट वॉज अ गुड सेशन, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट्स में पूछिए, वी आर देयर फॉर यू। थैंक्स अगेन।